नमस्कार, एडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पिछले 2 दिनों से हम लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो लागू किया गया है उसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तक हम लोग आधारभूत संरचना, इस बदलाव की क्यों ज़रूरत पड़ी और कैसे छात्रों और अन्य विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा, कैसे लाभदायक साबित होगा, इन बातों पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि इसका दूरगामी असर क्या पड़ सकता है। क्या देश के अन्य विश्वविद्यालय भी लागू करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर क्या चल रहा है दूसरे विश्वविद्यालय में, क्या किस तरह से बात विमर्श किया जा रहा है और आगे क्या निकल कर आएगा। और जो 2 मुख्य बिंदु था हमारे डिस्कशन में कि 3 चीज़, खास करके सॉफ्ट स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कल्चरल एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया है, तो इसका छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हम लोगों ने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आनंद वर्धन को। आप दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फेट रिसर्च एंड मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, साथ ही देश के कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का निर्धारण और समायोजन में जुड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके ज्ञान और अनुभव हम लोग को यह समझने में लाभदायक साबित होगा कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किस प्रकार देश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देगा। वेलकम सर। धन्यवाद। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है उसको समकालिक परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन की हमेशा आवश्यकता होती है और उसको कैसे युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए, इसके लिए संपूर्ण शिक्षक समाज को और विश्वविद्यालय को गहरे रूप में संवेदनशील होना भी चाहिए। यदि आप उसकी नीति में, शिक्षा की नीति में, खास करके विद्यार्थियों को शिक्षित करने की नीति में समय समय पर यदि आप मूल्यांकन नहीं करते अपने आप को कि आपकी शिक्षा कितनी उपादेय है, कितना लाभदायी है, तो उसका शिक्षा का जो मौलिक प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता है। हम लोग इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि पूरे विश्व में वैश्वीकरण की जो प्रवृत्ति अपनाई गई है उसके बाद व्यापक परिवर्तन हुए हैं और निश्चित रूप से जो एक नया विश्व का एक आर्थिक तंत्र है और विश्व के लोकतांत्रिकरण की एक जो दीर्घकालिक जो प्रक्रिया रही है वह अपने उत्कर्ष की तरफ है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें जो केवल सूचना परक शिक्षा नहीं हो, जो केवल विषय परक शिक्षा नहीं हो, बल्कि एक सर्वसमावेशी प्रकार की शिक्षा हो। और सर्वसमावेशी शिक्षा के स्वरूप को ग्रहण कर पाए विद्यार्थी, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप ग्रेजुएशन स्तर पे, स्नातक के स्तर पे उसके आधार क्रम को, उसकी परिधि को आप कहीं न कहीं विस्तारित करें। हम लोगों ने विगत वर्षों में देखा है जो हमारी पूर्व से चली आ रही जो शिक्षण की जो परंपरा है कि 10वीं कक्षा के बाद, 10th के बाद आप 12th में जाकर साइंस और आर्ट्स ऑप्ट करते हैं और बच्चा शीघ्र ही जो एक 15 से 16 साल का विद्यार्थी है वो एक स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। दुनिया में एक दौर रहा है जब हम स्पेशलाइजेशन की ओर उन्मुख हुए थे, उसका भी अपना एक विशिष्ट कारण था, लेकिन आज शिक्षा के मामले में एक इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत को पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। ये महसूस किया जाता है कि शिक्षा एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रकार की हो, मल्टीडिसिप्लिनरी प्रकार की हो, ताकि जीवन में जो चुनौतियाँ एक विद्यार्थी को एक कार्य सक्षम व्यक्ति के रूप में फेस करना पड़ता है वह व्यक्ति बहुत सक्षमता के साथ उनको फेस कर पाए। और इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एक होलिस्टिक नॉलेज हो। जब आप 12th में उसे इस प्रकार के शिक्षा में बांटते हैं कि वो आर्ट्स में, कॉमर्स में और साइंस में जाता है और फिर जब ग्रेजुएशन में आता है तो सामान्य तौर पे बच्चा एक ऑनर्स पेपर लेता है और उसके साथ उसके 2 सब्सिडियरी पेपर होते हैं जहां उसका मुख्य जो ध्यान का वो संकेंद्रण करता है मार्क्स लाने के दृष्टिकोण से, वह वैकल्पिक विषयों पर नहीं ज़्यादा करके केवल और केवल ऑनर्स विषय पर मुख्य रूप से होता है, जिससे कि उसका डिवीज़न निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय
का जो मौलिक उद्देश्य है कि आप कैसे एक व्यक्तित्व का निर्माण करें, यह रहकर नहीं रह पाता है, बल्कि यह हो जाता है कि कोई व्यक्ति सूचनाओं के संग्रहण के आधार पे कैसे परीक्षा प्रणाली में अच्छे अंक लाकर सफल हो जाता है। जो व्यक्तित्व निर्माण की जो प्रक्रिया जिसका अनुपालन करना और जिसको सफल कर दिखाना विश्वविद्यालय का दायित्व है, कहीं न कहीं विश्वविद्यालय उसमें असफल रहता है। और इसलिए यदि स्नातक के स्तर पे एक इस प्रकार का मानदंड अपनाया जाता है जिसमें बहुवैषयिक ज्ञान विद्यार्थी को देने की चेष्टा की जाती है, तो वह एक निश्चित रूप से एक अच्छा कदम माना जा सकता है। इसमें दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज शिक्षा केवल अक्षरबोध तक आधारित नहीं है, शिक्षा केवल सूचना पर आधारित शिक्षा नहीं है। यहाँ मौलिक बात जो ध्यान देने योग्य है कि यदि व्यक्ति कंप्यूटर में उसको दक्षता नहीं प्राप्त है, तो वह दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने में, दुनिया के साथ अपने विचार विनिमय करने में कभी सफल नहीं हो सकता है। और शिक्षा का जो प्रभावशीलता होती है, जो उसका एक व्यापक प्रभाव होता है, उस प्रभाव को आप तभी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं एक विद्वान के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में। और साथ ही आपकी पूरी सफलता कि विश्व में जहाँ कहीं भी शोध चल रहे हैं, नया कोई ज्ञान, नया कोई उपक्रम है, वहाँ से आप प्रभावित होकर आप क्या कार्य कर सकते हैं। तो इन समस्त जानकारियों के लिए आपके पास ये दक्षता जरूरी है कि आप विश्व का जो एक इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो आप उन संसाधनों का सक्षम प्रयोग करने में सफल हो सकें और आपके पास अपने द्वारा जो उपार्जित डेटा है उसके संग्रह की क्षमता होनी चाहिए, उसके संयोजन की क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरह से पूरे दुनिया में इसकी उपयोगिता को महसूस किया जा रहा है। जब भारत में कंप्यूटर की शिक्षा की बात आई थी, तब ये प्रश्न पैदा हुआ था कि भारत तो एक जनसंख्या प्रधान देश है और यहाँ पे कार्य सक्षम जनसंख्या है, यहाँ पे कम से कम कंप्यूटर का प्रयोग हो। लेकिन आज देखा जा रहा है कि आज भारतीय विद्यार्थियों ने की जो सफलता थी कंप्यूटर को सीखने के कारण, उसके कारण वो सिलिकॉन वैली में अपने को स्थापित कर पाए। उनकी अंग्रेजी भाषा जानने की जो क्षमता थी, इसके कारण वो अपने दुनिया के दूसरे देशों में और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने स्थापित करने में सफलता पाई। भारत जैसे बड़े राष्ट्र के लिए आज ये जरूरी है, खास करके जो स्टूडेंट साइंस में होते जाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं, तो उनका कंप्यूटर का ज्ञान कहीं न कहीं थोड़ा सा बेहतर होता है। जो विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज़ की ओर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं या हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो वहाँ शायद इसकी कोई बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं हो। यह एक मतिभ्रम की स्थिति रही है। विद्यार्थियों को इस प्रकार की सोच से कहीं न कहीं बाहर आने की ज़रूरत है। तो शिक्षा को हम यदि समाजोपयोगी और देश की अर्थव्यवस्था में, देश के निर्माण में, देश के सशक्तिकरण में यदि जब तक शिक्षा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो वो शिक्षा अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए एक जो 4 वर्ष का जो मानदंड अपनाया गया है, उसमें जोर इस बात का निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा है कि आप बच्चे के आधारिक और बहुवैषयिक ज्ञान के साथ साथ वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की जानकारी है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने की कहीं न कहीं ज़रूरत होती है। आप देखते हैं कि राज्य में दिल्ली की जगह, मेट्रोपॉलिटन सिटी की जगह जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थी होते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में तो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। उनके पास यदि किसी चीज़ की कमी होती है, तो वो यह कमी होती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनके पास सूचना होती है, लेकिन वो सूचना का संप्रेषण अच्छी भाषा के साथ कैसे करें, इसकी बहुत कमी होती है। तो यदि हम उनके संप्रेषण की क्षमता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से पेपर प्रेजेंटेशन की तकनीक को अपनाते हैं, वो पीपीटी बनाएं, वो पेपर प्रेजेंटेशन दें, तो इससे इस प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है और इस प्रकार की चीज़ों को विश्वविद्यालय में शामिल करने की बहुत बड़ी कहीं न कहीं जो है वो आवश्यकता दिखाई पड़ती है। इसमें एक विषय जो और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग विषय का एकांगिक ज्ञान आखिर क्यों प्राप्त करें और अपने विद्यार्थी को एक विषय
का ज्ञान भी तभी पूर्ण हो पाएगा जब वह अन्य विषयों से उसको जोड़कर देखने में सक्षम होगा। यदि कोई व्यक्ति इतिहास का विद्यार्थी है तो जब तक उसको भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राचीन से लेकर वर्तमान तक उसके क्रमिक विकास का ज्ञान नहीं होगा, वह व्यक्ति शायद इतिहास की बहुत अच्छी व्याख्या नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से यदि अर्थशास्त्र का कोई विद्यार्थी है तो उसको भी इतिहास के क्रम का अनुभव होना चाहिए कि किस प्रकार दुनिया की व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के कारण क्या है। तो इसलिए विषयों के अंतर संबंध को ढूंढना और उनको समझना ये इस युग की आवश्यकता है। साथ ही कुछ एक विषय ऐसे आए हैं, हमारे सामने आए हैं, जिन विषयों के ज्ञान के बिना शिक्षा को बिल्कुल हम अधूरा मान सकते हैं। जैसे इसमें पर्यावरण एक विषय है जिसका निश्चित रूप से इस 4 वर्ष के पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं जोर है कि पर्यावरण की जो क्षरण हुआ है और मनुष्य के द्वारा अंधाधुंध प्रयोग के कारण हुआ है, तो इसमें मनुष्य को, शिक्षित व्यक्ति को उसके प्रति संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारे इन कारणों को, ऐतिहासिक कारणों को ढूंढने की ज़रूरत है कि यदि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि आप इतिहास में हड़प्पा पढ़ा रहे हैं तो आपको ये जरूर बताना चाहिए कि जब हड़प्पा की पर्यावरण की व्यवस्था अच्छी थी तो नगरीय जीवन का कितना बहुमुखी विकास हुआ था, और जब वहाँ पर्यावरण का क्षरण हुआ, अस्थिरता पैदा हुई, नगरीय जीवन का अंत हो गया। तो केवल नगरीय विकास जो है, नगरीकरण की प्रवृत्ति अपने आप में सबसे बड़ी सकारात्मक विकल्प नहीं है। आपको पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विकास की नीति को अपनाना होगा, नगरीकरण की नीति को अपनाना होगा। तो यदि पाठ्यक्रम में जैसा कि मुझे विज्ञात है कि पाठ्यक्रम में इन महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ा गया है। आज जल संरक्षण की नीति की बात हो रही है, विद्यार्थी इस बारे में कहीं से भी अवेयर नहीं होते हैं। प्राचीन काल से आप भारत में देखेंगे तो भारत की अपनी एक हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की हिस्ट्री है। जल के तडागों को, हमारे यहाँ कूपों को और बाउलीज को बनाने का बड़ा प्रचलन रहा, और बहुत दुर्लभ प्रकार के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के प्रमाण आपको आज भी राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में दिखाई पड़ सकते हैं, दक्षिण भारत में दिख सकते हैं। कावेरी के पानी का ऐतिहासिक काल में प्रयोग हुआ है, बेतवा के नदी के पानी का ऐतिहासिक काल में जो जल अधिशेष है उसका किस प्रकार संचय हुआ है, नदी के जल अधिशेष का, और उसका फिर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कैसे उपयोग किया गया है। आज देश में जल के, पानी के पीने की समस्या और कृषि क्षेत्र में जो जल के सिंचन का अभाव देखा जा रहा है, उसको दूर करने के लिए आपको कहीं न कहीं पर्यावरण और जल संरक्षण से संबंधित ऐतिहासिक बातों और पारंपरिक जो प्रविधियां हैं, इन सबों को भी समझने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जो फाउंडेशन कोर्स प्रथम ईयर का होगा उसमें ऐसे सब्जेक्ट को समायोजित करना, इनको लाना एक बहुत ही विवेकशील और वैज्ञानिक कदम है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर काफ़ी परिचर्चा हो सकती है। इसलिए परिचर्चा हो सकती है कि हमारी शिक्षा संस्कृति केंद्रित शिक्षा क्यों हो, क्योंकि हम लोग बहुत हद तक सिद्धांत केंद्रित शिक्षा की बात वर्षों से करते आए हैं। माफ़ करेंगे, कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से, इस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। जी। पहले उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, 4 वर्ष का जो कोर्स है जी, उसमें हम लोग को 4 वर्ष क्यों कर दीजिए, उसमें क्या फायदा होगा हम लोग? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, फिर से सवाल पूछिए। हेलो सर, जो 4 वर्ष का कोर्स है जी, उसमें हम लोग क्या बेनिफिट होगा जो 3 वर्ष? ओके, 4 वर्ष के कोर्स की क्या विशेषता है, क्या कौन से मुख्य बदलाव हुए हैं? तो इसमें मुख्य बदलाव तो एक तो फाउंडेशन कोर्स जो है वो मुख्य बदलाव है, जिसमें कई आपको पत्र होंगे और उसमें आपको समुपयुक्त विकल्प आप उसमें से ले सकते हैं, और आपके ज्ञान को बहुवैश्विक कैसे बनाया जाए और कैसे आपको एक प्रकार से होलिस्टिक नॉलेज दिया जाए, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस विषय पे जोर दिया जा रहा है कि आपके संप्रेषण की शक्ति को, कम्युनिकेशन की शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी बढ़ाया जाए। तो ये 3-4 मुख्य बातें जो हैं उस पर जोर दिया गया है। एक तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट स्किल, जिसमें बच्चे को उतना ज्ञान नहीं होता था, उसको दिया जा रहा है। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और एक और जो एस्पेक्ट है खास करके जो आप बता रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, तो उसके लिए क्या अलग से कम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा और सबके लिए कंपलसरी होगा?
नहीं, वो वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जैसे है कि आप विद्यार्थी सेमिनार पेपर को प्रेजेंट करें, तो वो सेमिनार प्रिपेयर करेंगे और वो एक छोटा सा शोध प्रपत्र जैसा होगा और फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। तो इन सब जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, इनका विद्यार्थियों को निश्चित रूप से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। हम लोग बात कर रहे थे, जो तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि आप संस्कृति को, खास करके विरासत को कैसे जाने और समझें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग इतिहास जैसे विषयों पे बहुत बल देते आए हैं, लेकिन जो इतिहास हमारा पढ़ाया जाता रहा है उसमें विरासत पे या देश की धरोहर पे या देश के सांस्कृतिक मूल्य पे या सांस्कृतिक जीवन पद्धति पे, जो सांस्कृतिक जीवन पद्धति की निरंतरता है, इसके ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता रहा है। हम आमतौर पे राजनीतिक, आर्थिक इतिहास की समीक्षा करते आए हैं। तो सांस्कृतिक विरासत पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, क्या मैं DC2 में सिर्फ उन्हीं कोर्सों का चुनाव करता हूँ जो उस कॉलेज में पढ़ाई होते हैं, उसमें मैं DC1 में एडमिशन लूंगा? हाँ, इस पर सामान्य रूप से सभी पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक ही मानदंड होगा फाउंडेशन कोर्स का। नहीं, फाउंडेशन कोर्स, और निश्चित तौर पर उनका सवाल है कि अगर किसी कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं तो जो वहाँ विषय पढ़ाए जा रहे हैं, क्या हम उसी को चूज कर सकते हैं यहाँ के दूसरे सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं और दूसरे कॉलेज में जाकर हम उसको पूरा कर सकते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में? क्या ऐसी भी व्यवस्था की गई है? ऐसी परिचर्चा में रही है, बात परिचर्चा में रही है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि इसके भी कंक्रीट डिसीजन क्या आता है। उत्तराखंड से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, DO में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी होगा? इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू कुछ कोर्सेज में एडमिशन होते हैं। एंट्रेंस के थ्रू कई कोर्स हैं जिसमें एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होगा, लेकिन बाकी में अंक जो आपका जो कट ऑफ है 12th क्लास का, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। और एक बात और बताना चाहिए यहाँ इस बात के कि क्योंकि इस बार सेंट्रलाइज व्यवस्था की गई है, आपको हर कॉलेज में जाकर फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि एक जगह सेंट्रलाइज 2 सालों से ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि सेंट्रलाइज फॉर्म भरा जा रहा है और कट ऑफ के अनुसार आप कॉलेज में अपने बिल्कुल कट ऑफ के अनुसार जो है आपको अलग अलग कॉलेज में आपका नामांकन हो सकता है। तो सांस्कृतिक विरासत के बारे में आप बता रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे सांस्कृतिक विरासत के मामले में, क्योंकि किसी भी देश की जो जीवन प्रणाली है वो उसके संस्कृति पर आधारित होती है और देश की जो चिंतन धारा होती है वो संस्कृति पर आधारित होती है और संस्कृति अबाधित रूप से चलती रहती है। उसका वर्तमान के जीवन में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसका मौलिक स्वरूप क्या है, कैसे आप एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाए हैं जिसमें सभी धर्मों के लिए, सभी प्रकार के विचारों के लिए, सभी प्रकार के संप्रदायों के लिए एक समान स्थान आपने दिया है, संवैधानिक रूप से दिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से दिया है, और कैसे आपका जो इतिहास है वह एक धर्मनिरपेक्ष प्रकार का इतिहास है, कैसे आपकी जो परंपराएं हैं वो। इस पर चर्चा करेंगे सर। मध्य प्रदेश से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, मैं BSc कर रहा हूँ सर। BSc के बाद MBA के लिए क्या करना पड़ता है? BSc के बाद MBA के लिए क्या करना पड़ता है, इससे जुड़ी हुई सवाल नहीं है, लेकिन जुड़े हुए सवाल नहीं है। आपको MBA के लिए जो है वो ऐसे उपयुक्त मैट, कैट इत्यादि परीक्षाओं की व्यवस्था है, उसके माध्यम से आप विविध कॉलेजों में जा सकते हैं। MBA के लिए जो कि हर कॉलेज अलग अलग भी निकालते हैं, कुछ कॉलेज अलग कॉलेजेस भी हैं जिनमें आप वहाँ के अपना अलग एंट्रेंस होता है, उसके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके जी। सांस्कृतिक विरासत के बारे में तो सांस्कृतिक जीवन का हमारा निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी परंपराएं हैं जो हम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, और ख़ास करके कि क्षेत्रीय परंपराओं में 2 तरह की परंपराएं हैं, जिनको आप हायर ट्रेडिशन कहते हैं, फिर लोअर ट्रेडिशन कहते हैं। तो जो हायर ट्रेडिशन है उसमें आपको कहाँ कहाँ एक प्रकार की समानता दिखती है, क्षेत्रीय परंपराएं कौन सी हैं, और ये जो परंपराएं हैं कैसे किस प्रकार से अपने देश को जोड़ती हैं। इन पेपर में कई पेपर्स इस प्रकार के होंगे जिससे संस्कृति के बहुत सारे आयाम को समझने का मौका मिलेगा, जैसे आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो आप
आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया से संबंधित जो पेपर है उसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि देश में किस प्रकार के फॉर्म्स हैं, आर्किटेक्चरल फॉर्म्स क्या हैं। एंशिएंट इंडिया में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था, लिंटल सिस्टम, बीम सिस्टम क्या था, कॉर्वेलिंग सिस्टम क्या था, फिर मिडीवियल पीरियड में आके इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर का किस प्रकार से विकास हुआ, उसमें कैसे आपने पर्शियन और टर्किश एलिमेंट को आपने जोड़ा, और फिर गुंबद और मेहराबों को बनाने की किस प्रकार की परंपराएं भारत में विकसित हुई, उससे संबंधित बड़े इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स कहाँ हैं और किस प्रकार बने हैं। फिर कॉलोनियल पीरियड में यूरोपियन प्रकार का आर्किटेक्चर किस प्रकार से भारतीय कला के परिवेश को, स्थापत्य के परिवेश को प्रभावित करता है। और वर्तमान में आप भारत के आप विभिन्न नगरों को देखें, यदि आप पौंडीचेरी को देखें, आप गोवा को देखें, आप मुंबई को देखें, दिल्ली, कलकत्ता को देखें, तो यहाँ कॉलोनियल पीरियड के भी बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं जो यूरोपियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। और इनमें भी जैसे राष्ट्रपति भवन है तो उसमें आप सांची का जो स्तूप है उसके जैसे अंड का निर्माण हुआ है, ऊपर में हुआ है, और उसमें जो बैलुस्ट्रेटेड पैटर्न है वो भी सांची से प्रभावित है। पार्लियामेंट हाउस है तो वो मितावली के मंदिर, जो गोल मंदिर है, उस प्रकार के आर्किटेक्चर से जो प्राचीन काल का है। तो आधुनिक काल तक में हम इन आर्किटेक्चरल मोटिव्स का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है उनको देखा गया है। ऐसी भी संस्तुतियाँ आई हैं कि अलग प्रकार के जो कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं, संस्कृति को अभिव्यक्त करने की जो हमारी प्रणालियां हैं, नृत्य है, संगीत है, अन्य प्रकार के कला है, गायन की परंपरा है, क्षेत्रीय गायन की परंपरा है या शास्त्रीय गायन की परंपरा है, तो यह कौन कौन सी इनकी धाराएं हैं, लोक कला की कौन कौन सी धाराएं हैं, और एक कला की धाराएं जो हैं वो भारतीय जीवन प्रणाली में, सांस्कृतिक जीवन प्रणाली में कितना अधिक महत्व रखती है। इसके साथ ही ऐसे पेपर्स को भी लाने की चेष्टा की गई है जिस पेपर में, लेकिन यहाँ ये बताना आवश्यक होगा कि कल्चरल हेरिटेज का जो पेपर है वो आपको मार्क्स लाने के लिए जरूरत नहीं, केवल आपको सेंसिबिलिटी डेवलप करने के लिए, ताकि आप अप्रिशिएट कर सके भारत का हेरिटेज कैसा रहा है, भारत का कल्चर क्या रहा है। ये मार्क्स में आपका परफॉर्मेंस में नहीं ऐड होगा, परफॉर्मेंस में नहीं ऐड होगा, लेकिन आप उसके प्रति जागरूक बन सकेंगे। और पूरी दुनिया में परिचर्चा है कि हर देश हेरिटोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थियरी को अपनाए, तो भारत जैसे देश के लिए भी हेरिटोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जिसमें आप हेरिटेज का कैसे आप कंजर्व करें, आपकी क्या भूमिका हो सकती है सकारात्मक हेरिटेज के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में। क्योंकि जहाँ कहीं भी अर्बन डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, अर्बनिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा सिलेबस का में भी है कि अर्बन डेवलपमेंट किस प्रकार से हुए हैं, और अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ यदि कोई चीज़ क्षतिग्रस्त होता है तो वो वहाँ की विरासत क्षतिग्रस्त होती है कई बार। तो आप कैसे विरासत को संरक्षित करते हुए, आप जैसे पर्यावरण को संरक्षित करके विकास के नए मानदंडों को अपनाने की ज़रूरत है, उसी प्रकार से विरासत को संरक्षित करते हुए विकास के नए मानदंडों और नगरीकरण की प्रवृत्तियों को अपनाना है। तो ये सब बातें जो हैं वो सिलेबस की बहुत ही कहीं न कहीं महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ जैसे सिनेमा एक कल्चरल एक्सप्रेशन का हिस्सा है, तो संस्कृति का और एक अहम मुद्दा, अहम विषय है जो आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वो सिनेमा जनमानस को बहुत प्रभावित करता है। तो ऐसे विषयों को भी संस्कृति से जोड़कर देखा जाना एक बहुत ही उचित कदम है। इसके साथ जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करने के और इस पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू कैसे आप किसी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं और कैसे आप व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को आप कैसे उनकी चुनौतियों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, और उसके लिए आप सकारात्मक निर्णय कैसे ले सकते हैं, और इसके लिए ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी जी का व्यक्तित्व है, तो उनकी जो पूरा सोच और चिंतन की धारा है वो आत्मा सापेक्ष है, प्रकृति सापेक्ष है, मन सापेक्ष है। तो आप जीवन में गांधी जी के व्यक्तित्व में आप देखते हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में उनको बहुत
प्रकार की चुनौतियाँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि वहाँ पे भारतीय प्रकार के जो विवाह की प्रणाली थी उसको अवैध घोषित किया गया था। तो इस स्थिति में गांधी जी ने वहाँ के नारियों को आंदोलन में साथ लिया, क्योंकि विवाह का मुद्दा वो उनके भी अधिकार से उतना ही जुड़ा हुआ था। और वहाँ उन्होंने देखा कि नारी शक्ति का शामिल होना जो आंदोलन की सशक्तता है उसको बढ़ाने में सक्षम हुआ। और फिर जब वो भारत में आए तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण के प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण माना कि नारियों का जो आंदोलन में योगदान होगा वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इस प्रकार देश के निर्माण में, एक आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी जी जैसे जो व्यक्तित्व हैं और उनका जो पूरा जीवन है और उनके जीवन में विविध जो उन्होंने प्रयोग किए, या जिस प्रकार एक औपनिवेशिक देश के अंतर्गत उन्होंने चुनौतियों का सामना दिया और उसका प्रत्युत्तर उन्होंने दिया, वह व्यक्तित्व की एक अपनी प्रकार की मिसाल है। तो ऐसे विषय वस्तुओं को भी शामिल करना, खास करके गांधी जी के चिंतन और जीवन के पक्ष को शामिल करना भी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत अधिक सहयोगी होगा। तो यहाँ पे हम मूल रूप से इस बात को ये कहेंगे कि आधुनिक जो जीवन की चुनौतियाँ हैं, अभी जो रोजगार और नियोजन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि मानविकी का विषय पढ़ के, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी एक प्रयोग किया मानविकी के विषयों में बीटेक कोर्सेज को शुरू करने के लिए कि आप वहाँ तकनीकी पक्ष को पढ़ें। साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है व्यवहारिक जीवन में आप उसको जानें, संप्रेषण की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, आप अपने भाषा की शक्ति को कैसे और अधिक प्रभावी बनाएं, रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान आपको सम्यक प्रकार किस प्रकार से हो, ताकि आप जो विश्व में, आपको एक रिपोर्ट की बात मैं बता रहा हूं कि विश्व के 100 बड़े विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है और हम ये दावा करते हैं कि हम नॉलेज इकोनॉमी है। तो यह एक बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि दुनिया के 100 प्रख्यात विश्वविद्यालय में भारत के किसी भी एक विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता। और इसका एक बड़ा कारण है कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उसमें शोध की जो प्रवृत्ति है, जिस प्रकार की प्रवृत्ति विद्यार्थियों के अंदर पैदा करना चाहिए, शायद हम उसमें सक्षम नहीं रहे हैं। तो इसलिए, और हम कैसे रोजगार मुखी शिक्षा को प्राप्त करें, गांधी जी के जीवन दर्शन से बात जुड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं हम उसको भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें प्रकृति सापेक्ष जीवन प्रणाली और चिंतन को अपनाना चाहिए, हम उसे भूल चुके हैं। हमें टेक्नोलॉजी इज पावर, ये पूरी दुनिया जानती है कि तकनीकी अपने आप में महाशक्ति है। शिक्षा में नए आधारभूत तकनीकी का प्रयोग कैसे करें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप अपने सांस्कृतिक जीवन ही आपका असली व्यक्तित्व होता है, आपके देश की पहचान होता है, आपके समाज की पहचान होता है। आप अपनी सांस्कृतिक जीवन प्रणाली के विविध आयामों को कैसे समझें, इन सबों के लिए शिक्षा की, इस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है। और मैं इस क्रम में आपको ये बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी आखिर ग्रेजुएशन के बाद भारत में कहाँ जाना चाहता है। रोजगार के लिए यदि आप प्रशासनिक सेवाओं की ओर भी उन्मुख होना चाहते हैं तो उसमें ये जो फाउंडेशन कोर्स आपका है ये बहुत ही अधिक सहायक होगा। आपने पिछले साल से जो विद्यार्थी सिविल सेवा की परीक्षाओं में सम्मिलित होते रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि वर्ष 1995 के बाद से ही प्रश्न पूछे जाने के तरीकों में, खास करके जो जीएस पेपर है, उनमें किन किन चीज़ों के ऊपर जोर बढ़ा है। तो हमारे प्रशासक को क्या जानना चाहिए, यदि कोई प्रशासक किसी जिला में है तो उसको सबसे पहले ये बात विज्ञात होना चाहिए कि उस जिला का प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग कैसे हो सकता है महत्तम विकास के लिए। इसी प्रकार से मानव संसाधन का कैसे सदुपयोग हो सकता है, उस क्षेत्र की, उस जगह की सांस्कृतिक विरासत क्या है, उस सांस्कृतिक विरासत का कैसे संरक्षण और विकास हो सकता है। तो संस्कृति से संबंधित विषयों के ऊपर, पर्यावरण से संबंधित विषयों के ऊपर, इन सभी विषयों पर, और मनुष्य के जीवन में विकास के कारण जो जो गतिरोध पैदा हो रहे हैं, ऐसे विषयों पर ध्यान देने की कहीं न कहीं जरूरत रही है। और यूपीएससी ने इकोनॉमी के सेक्शन से क्वेश्चंस को अपने प्रश्न पत्रों में बार बार बढ़ाया, क्योंकि जब तक हम देश की अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ नहीं रखते हैं, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की अच्छी समझ नहीं रखते हैं, हम ना अच्छे नागरिक हो सकते हैं और ना अच्छे प्रशासक हो सकते हैं। तो इन दोनों के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र की समस्त वैसी प्रक्रियाओं को समझें, प्रशासनिक दायित्व और अधिकार को समझें। तो इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विषयों का, इंडियन पॉलिटी से संबंधित विषयों का
वो यूपीएससी के सिलेबस में जोर है। आप प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरीके से जानें, पर्यावरण को जानें और देश की अर्थव्यवस्था को समझें। इसके लिए भूगोल और अर्थव्यवस्था जैसे विषय पर जोर दिया गया है। और एक बड़ा परिवर्तन जो यूपीएससी ने अभी हाल में किया है उसके ऊपर हमें गंभीरता से ध्यान देना होगा कि पहले वो भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ने के लिए अपने सिलेबस में बहुत स्पष्टता से वर्णन करती थी, जबकि इस बार सिलेबस में इंडियन हेरिटेज, कल्चर एंड हिस्ट्री स्पष्ट रूप से जोड़ा है, जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको इतिहास को भारत के विरासत और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। भारत की यदि शिल्प कला है तो शिल्प कला के मानदंड को, गुणों को आपको समझना होगा। भारत की रचनात्मकता यदि पेंटिंग्स के माध्यम से प्रकट हुई है तो आप पेंटिंग्स के डिफरेंट स्कूल्स जो हैं, उसके जो थीम है, विषय वस्तु हैं, उनमें रंग रोगन की जो प्रणाली है, अभिव्यक्ति है, इन सब विषयों को समझना होगा। साथ ही भारत का जो लिटरेरी और साइंटिफिक हेरिटेज है जो बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित हो जाता है, हम भारत को कम जान पाते हैं, तो लिटरेरी जो साहित्यिक और वैज्ञानिक जो विरासत है, इन विरासत को आप कैसे समझ पाएँ। यूपीएससी लगातार प्राचीन भारत में विज्ञान पे लिखी गई पुस्तकों से कई बार प्रश्न पूछी है, आर्यभट्ट के पुस्तकों के संदर्भ में पूछा है। तो इस प्रकार से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसके लिए भी आपको एक सशक्त आधारभूत तैयारी की कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है। और उनमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमें गंभीरता से देखना होगा। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है और भारतीय संविधान है उसकी बहुत अच्छी समझ, और विगत 60-65 जो हमारे साल हैं इसमें किस किस प्रकार के सुधार हुए हैं, लोकतंत्र किस दिशा में है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। विदेश नीति भारत की क्या हो, इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से बढ़ाए जाएंगे। यदि हमें विदेश नीति की समझ नहीं है तो हम निश्चित रूप से जो एक राजनयिक संबंध दुनिया के स्तर पे या दूसरे देशों से सांस्कृतिक संबंध हम विकसित करते हैं तो उस संबंध को हम सही पृष्ठभूमि उसकी जानें और उसको समझें और नीति के निर्धारण में हमारी मुख्य भूमिका हो। एक विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय परिषद से निकलकर आईएएस बनता है, उसे यदि आईएफएस मिलता है, वो आईएफएस ऑप्ट करता है, तो उसके लिए कोई बहुत अलग से पाठ्यक्रम उसको कुछ नहीं पढ़ाता है। वो आईएफएस में जाने के बाद क्या मेहनत करता है और समझता है वो एक अलग विषय होता है। लेकिन यदि आप पाठ्यक्रम के माध्यम से समझने लगें कि हमारी देश की वैदेशिक नीति किस प्रकार की रही है और इस वैदेशिक नीति के भारत को क्या लाभ पहुँचे हैं, तो वह आप भारत के भविष्य की दिशा आप राजनयिक संबंधों के मामले में तय कर सकते हैं। तो ऐसे विषय आपको निश्चित रूप से आपके कंपटीशन में जो पास करने की क्षमता है उसको निश्चित रूप से बढ़ाएगा। आप भारतीय ज्ञान विज्ञान और आधुनिक जो वैज्ञानिक योजनाएं हैं देश की, जिससे देश के गरीबी के उन्मूलन में भारत को काफ़ी मदद मिलेगी और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समाज में विकास कैसे होगा, तो यह समझना जरूरी है। क्योंकि शिक्षा का एक बहुत बड़ा मूल्य है कि आप समाज में कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। एक तरह से हम कह सकते हैं कि छात्रों का जो अब तक स्कैटर्ड थिंकिंग था, जो आउटलुक स्कैटर्ड था, उसको फोकस करने की कोशिश की गई है। नेशनल आउटलुक क्या होना चाहिए, आपका इंटरनेशनल आउटलुक क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इश्यूज पर आपका आउटलुक क्या होना चाहिए, तो इसको फोकस करने की कोशिश की बिल्कुल इसको फोकस करने की कोशिश की गई है कि आपका राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या हो, राष्ट्र के प्रति क्या दृष्टिकोण हो, आप अपने जीवन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकें, यह एक बहुत बड़ा विषय है। तीसरा, आप रोजगार मुखी स्वयं कैसे आप रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है वह देश में बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अपने सोच से विप्रो जैसी बहुत बड़ी कंपनी को, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी को जन्म देता है, तो ये व्यक्ति की अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि देश को कितना बड़ा वो एक औद्योगिक घराना देता है, कितना बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान देता है। जब तक हम अपने देश में रोजगार के सृजन करने, हम दुनिया को क्लर्क देना चाहते हैं या दुनिया को हम उद्योगपति और वैज्ञानिक देना चाहते हैं, बड़े राजनयिक हम अपने देश में पैदा करना चाहते हैं, यह बात बिल्कुल तय होनी चाहिए और ये विश्वविद्यालय के स्तर पर तय होना चाहिए कि यदि भारत को विकासशील से एक विकसित देश बनना है तो हम इस देश को केवल और केवल ट्रेंड, स्किल्ड क्लर्क्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का नहीं, बहुत इनोवेटिव ब्रेन आपको पैदा करना होगा देश में। और ये इनोवेटिव ब्रेन्स कैसे पैदा होंगे, इसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स पे बहुत अधिक बल देना होगा, उस पर अधिक बहुत जोर देना होगा कि व्यक्ति कैसे
एक व्यक्ति कैसे समाज और देश को दिशा दे सकता है, इसके लिए सोच आप कैसे पैदा कर सकते हैं, एक समग्र सोच, एक सशक्त सोच। ये इस दृष्टिकोण से जो ये अपनाया जाता है, यदि दिल्ली विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रवृत्त है, तो निश्चित रूप से देश के अन्य विश्वविद्यालयों पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से देश के बड़े विश्वविद्यालय, जो यहाँ तक कि राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं, वो भी इस आवश्यकता को समझेंगे और बहुत स्तर पे समझा गया है। आज होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, हेरिटेज रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट विश्वविद्यालयों में पॉपुलर हो रहे हैं। वो क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? क्योंकि वो आपको रोजगार देते हैं। तो इसलिए ये विषय, इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, इसका भविष्य में निश्चित रूप से एक मानदंड साबित हो सकता है और इसका जो परिणाम है, आपको परिणाम आने में वक्त लगेंगे। शुरू में ऐसा लग सकता है कि 3 साल के कोर्स को आप 4 साल में क्यों पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी जिस कोर्स को सीरियसली नहीं लेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, उसको पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। लेकिन इसका उद्देश्य निश्चित रूप से मुझे लगता है बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस प्रकार का यदि पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं तो उससे देश के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और बौद्धिक सशक्तिकरण दोनों को बल मिलेगा। ये यहाँ यह भी बताना जरूरी होगा क्योंकि आप चर्चा कर रहे थे सरकारी संस्थान में आप जाने के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें स्नातक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, तो स्नातक की डिग्री आपको 3 साल के बाद ही मिल जाएगी, ना कि 4 साल में। तो आपका समय नुकसान नहीं हो रहा है एक साल। अगर ऑनर्स करना है या आगे फर्दर स्टडी करना है तभी आपको ऑनर्स करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप 3 साल में ग्रेजुएट की डिग्री लेकर आप कोई भी बहुत व्यवहारिक कदम है। क्योंकि छात्रों में 2 तरह के छात्र होते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बीए के बाद सीधे प्रतियोगिता परीक्षा में जाना चाहते हैं। दूसरे छात्र इस प्रकार के होते हैं जो एकेडमिक्स को अपना करियर चुनना चाहते हैं। तो एकेडमिक्स को जो अपना करियर चुनना चाहते हैं, निश्चित रूप से शोध की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, विश्वविद्यालय में जाकर शिक्षा देने में जिनका विश्वास है, या बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, खास करके साइंस के विद्यार्थी जो आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ये पाठ्यक्रम है उनके लिए भी उपादेय है। ओके, तो यह सोचना गलत है कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ये छात्र ध्यान से हटा दें। छात्र बिल्कुल ध्यान से हटा दें और इससे तो बल्कि उन्हें दुनिया में बाहर के विश्वविद्यालयों में जाके नामांकन लेने में भी उनको सुविधा हो सकेगी। क्योंकि ऐसी धारणा बनते जा रही है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो हमें 4 साल में ग्रेजुएट का डिग्री मिलेगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। तो जो बाहर के भी छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन दाखिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से वो आवेदन दाखिल कर सकते हैं और ये तो हर स्तर पे आपको सशक्त करने का एक माध्यम है। और आप जो 3 साल में डिग्री प्राप्त करते थे ग्रेजुएशन की, उस डिग्री का कहीं भी किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो रहा है। ओके, तो इस बदलाव को अब क्या लगता है आपको कि इससे रिसर्च की ओर, क्योंकि खास करके जो 4th ईयर का 7th और 8th सेमेस्टर है वो डिजर्टेशन और थीसिस पर केंद्रित है, तो उससे रिसर्च का वातावरण बनेगा? निश्चित रूप से बनेगा। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि दुनिया के 100 बड़े विश्वविद्यालयों में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। और नहीं होने का कारण क्या है कि हम एक प्रोलिफिक एकेडमिक आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो हम किस प्रकार से शोध परक कार्य कर सकें, इसकी प्रवृत्ति ग्रेजुएशन के स्तर पे बननी चाहिए। अभी तक तो देश में एमए के स्तर पे भी बहुत जगह डिजर्टेशन नहीं है, सेमिनार पेपर्स नहीं हैं। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि एक विद्यार्थी एमए पास करने के बाद वो बहुत अच्छा शिक्षक बन जाएगा? यदि रिसर्च की प्रवृत्ति को शुरू से ही ग्रेजुएशन के स्तर से विकसित किया जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को लड़का ग्रेजुएशन के स्तर पे ही समझना शुरू करता है, तो वो शोध लेखों को लिखने के दिशा में प्रवृत्त होगा। शोध परक विषयों की प्रस्तुति कैसे की जाए इसके लिए वो होगा। और यदि वो लघु शोध प्रबंध लिखता है, बीए के स्तर पे लिखता है, कालांतर में जाकर उसे एमए के स्तर पे, एमफिल के स्तर पे, पीएचडी के स्तर पे और उससे आगे डीलिट के स्तर पे वह एक वैज्ञानिक शोध प्रबंध को लिखने में सक्षम होगा। तो यह एक रिसर्च के लिए एक प्रकार की ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग का बिल्कुल सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि
बीए केवल और केवल एक परीक्षा का माध्यम न रहे, यह शोध की ओर प्रवृत्त करने का माध्यम बने। ओके, तो अभी कितना समय लग जाएगा इस सिस्टम को अडॉप्ट करने में अन्य विश्वविद्यालय को, या इसके बाद तुरंत फॉलो करेंगे? ये तो भविष्य का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जुड़े रहे हैं, अन्य विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे हैं, तो क्या इस पर चर्चा चल रही है? हाँ, अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन ये निर्भर करता है कि उन विश्वविद्यालयों के कुलपति और डीन कितने गंभीरता से इस चीज़ को लेते हैं। अभी केवल अखबारों में जिस प्रकार से लेख आए हैं उनके माध्यम से सूचना लोगों तक पहुंची है, इसका जो एक सही जो परिणाम सामने आएगा, शायद वो परिणाम उनको ज़्यादा अभी प्रेरित करेगा। तो अभी तक ये एक सूचना मात्र है, एक ऐसा प्रयोग है जो अभी जिसकी सफलता, जो संभावित सफलता है वो लोगों के सामने नहीं है। जो संभावित सफलता सामने आएगी तो निश्चित रूप से इसको दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय इस मॉडल को अपनाएंगे और राज्य के विश्वविद्यालय भी इसको अपनाने में कभी नहीं हिचकेंगे। तो ऐसा जो माना जा रहा है, या जो कुछ लोग विवाद के तौर पे इसको रख रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिर विवाद का मुख्य बिंदु क्या है? विवाद क्यों? केवल इस विवाद करने के लिए विवाद है? विवाद के जड़ में कुछ तथ्य भी हैं? मुख्य जो विवाद का विषय था कि इसमें शिक्षक समाज की जो संस्तुति और सहमति ली जानी चाहिए, शायद ऐसा नहीं हुआ जो अखबारी तौर पे मुझे ज्ञात है। और दूसरा कि जो 4 वर्ष का पाठ्यक्रम क्यों हो, ये समय को लेकर था। तो ये 2 मूल विषय लोगों के सामने रहे होंगे और इसके कारण ही कोई विरोधाभास जनित हुआ होगा। इन दोनों विषयों में खास करके जो अंतिम विषय है कि 4 वर्ष के पाठ्यक्रम से किसी विद्यार्थी का नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा है, और यह फ़ायदा तकनीकीगत है, विषयगत है, बौद्धिक रूप में है, शोध प्रवृत्ति के रूप में है। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई विरोधाभास बने रहने का कारण बनता है। ओके, तो जैसे पहले था 3 साल में आपको ऑनर्स करना है एक विषय में, और सब्सिडरी जो विषय थे उसको स्टूडेंट्स कम पढ़ते थे। इसको फाउंडेशन का 20 पेपर ला देना, साथ ही DC1 DC2 इस तरह जो डिसिप्लिन सेंट्रिक सब्जेक्ट है उसका होना, तो क्या आपको नहीं लगता है कि मैक्सिमम समय स्टूडेंट्स को फाउंडेशन पेपर के क्लियर करने में ही लगेगा और वो लोग इस पर ध्यान कम देंगे? क्योंकि पहले तो होता था कि ऑनर्स पेपर हम पढ़ पाएंगे, ऑनर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमको इसमें मार्क्स आएगा, उसमें ज्ञान अच्छा होगा। इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल मेरा जी। हाँ, सवाल मेरा ये है जी कि अभी आप चर्चा कर रहे थे रिसर्च मेथोडोलॉजी की, राइट। तो मेरा कहना ही था कि जो इंट्री पॉइंट आप लेंगे, आउट पॉइंट लेने, यानी 4 साल जो आप पढ़ाएंगे उसमें मस्तिष्क का विकास कितना होगा? ओके, इनका प्रश्न, आपका प्रश्न सही है। दो मस्तिष्क के विकास 2 प्रकार से होंगे। एक तो विषय पे जब आप संकेंद्रित करते हैं तो आपका ज्ञान विषय केंद्रित हो, उसके लिए शोध परकता की प्रवृत्ति को अपनाने की जरूरत होती है। और दूसरा है कि आप विषयों के वृहद आयाम और उनके अंतर संबंध को समझें। तो जो आपका फाउंडेशन कोर्स है वो बहुत सारे विषयों के एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा। तो विषयों का जो बहुवैविध्य आयाम है उसको आपको समझने का मौका मिलेगा, और जो सेमिनार डिसर्टेशन पेपर की ओर आपको ले जाने की प्रवृत्ति है वो दूसरी तरफ आपकी जो शोध प्रवृत्ति है कि किसी विषय पर आप संकेंद्रित करके नई प्रकार के सोच को कैसे जन्म देते हैं, आप हाइपोथेसिस को थीसिस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप कैसे सिद्धांतीकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हैं विषय के ज्ञान को, तो उस प्रवृत्ति को बल मिलेगा। बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, कह रहे हैं जो जी सवाल पूछिए। मैं मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ सर जी। कह रहे हैं जो हम लोग प्रखंड शिक्षक हैं, स्कूल में काम करते हैं, तो हम लोग का इग्नू द्वारा ट्रेनिंग 2 वर्ष का 8 और 2010 सत्र था। तो कह रहे हैं जो पूरा हो गया है सर। वैसे हम मिथिला यूनिवर्सिटी से ये बैचलर कर रहा हूँ सर। ठीक है, डिस्टेंस कोर्स है ये। ठीक है।
तो अभी बिहार सरकार जो है ब्रिज कोर्स चलवा रही है 6 महीना का। ओके। वही कई लोग बोल रहे हैं जो आपस में टकरा रहा है, नहीं कीजिए। देखिए, ये तो बिहार सरकार का से आप इस बात को रख सकते हैं, वहाँ के विश्वविद्यालय के पास रख सकते हैं। हम लोग का जो परिचर्चा का विषय है, दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है। अगर उससे संबंधित कुछ प्रश्न है तो निश्चित तौर पे आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम लोग देंगे। जी सर, आगे करिए। हम लोग और साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, राजस्थान से दर्शक हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल पूछिए। चाहता हूँ जी, बात करना चाहता हूँ। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। सवाल सुनाई पड़ रही है। हमारे एक बच्चा है, हाँ, वो मद्रास जाना चाहता है एग्जाम देने के लिए। जी, एग्जाम के लिए। ओके। अच्छा, मैं समझ नहीं रहा हूँ। नहीं, हाँ एग्जाम के लिए। ठीक है। तो उसको गाड़ी नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन नहीं हुआ, रिजर्वेशन नहीं हुआ। ठीक है। आपका प्रश्न भी दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय स्नातक से संबंधित नहीं है। आप मद्रास विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, तो वहाँ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी, ओके। बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर कह रहे हैं जो हम टीचर लोग का ट्रेनिंग था ना, हम लोग 8-10 सत्र था, वो पूरा हो गया सर। ठीक है। आज डिस्टेंस कोर्स से बैचलर कर रहा हूँ सर। ठीक है। वो भी बड़ी पारी का ऑर्डर ले करके, तो इसमें कई लोग बोल रहे हैं अच्छे पास सत्तर टकरा रहा है। आप लोग का क्या राय है सर? नहीं, कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने में तो ऐसी कोर्स करने में कोई परेशानी नहीं है। पत्र कॉरेस्पॉन्डेंस माध्यम से कोर्स कर रहे हो, उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से जो जिस का सवाल था, उनका कहना था कि अगर इतने सारे पेपर हैं, खास करके फाउंडेशन में 20 पेपर, उस प्रकार के DC1 DC2 और अन्य जो कल्चरल हेरिटेज से संबंधित इतने सारे पेपर को क्लियर करना पड़ेगा और 3 साल 4 साल में, तो क्या इससे स्टूडेंट्स के मस्तिष्क या ब्रेन डेवलपमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि काफ़ी समय तो पढ़ता रहेगा, ये करता रहेगा। नहीं, पढ़ना तो ग्रेजुएशन के स्तर पे ज़रूरी होता है। बल्कि यदि आप विश्वविद्यालयों को देखिए तो एक विषय को लेकर जो पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही परिसीमित प्रकार का होता है। तो और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो फाउंडेशन कोर्स हैं उसमें क्लासेज निश्चित हैं। उसमें पाठ्यक्रम को केवल और केवल उनको कैसे अवेयर किया जाए इन विषयों से, इसको ध्यान में रखा गया है। तो यदि कोई व्यक्ति उसमें बहुत ही गहरा ज्ञान चाहता है तो उसके लिए तो उस प्रकार के विषय में वो शोध कर सकता है या उस दिशा में जा सकता है। लेकिन फाउंडेशन कोर्स में, आधारिक कोर्स में ऐसा नहीं होगा। उसमें विषय की संक्षिप्त जानकारी होगी, आधारिक जानकारी होगी और बच्चों को उन विषयों के प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाए, राजस्थान से इस प्रकार की चेष्टा उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, मुझे मद्रास में जाना है सर, चेन्नई में, वो अन्नामलई यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने सर। मेरा रिजर्वेशन नहीं हो पाया सर। मैं बाय प्लेन जाना चाह रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है सर। क्या नहीं है? रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है ये। मद्रास ये आपको अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से आप संपर्क कीजिए, वहाँ आपको सही जवाब मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अहमदाबाद से दूसरे दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। 86 में मैंने ग्रेजुएशन किया था जी। वो उसमें एक पेपर मेरा रह गया था। 11 पेपर क्लियर थे BA पास कोर्स में। हाँ। एक पेपर इंग्लिश का मेरा रह गया था, लेकिन 96 में मैंने वो स्पेशल चांस के लिए मुझे वहाँ से लेटर मिला था जी। तो मैंने वहाँ से फॉर्म भरा था, लेकिन किसी कारणवश मैंने एग्जाम नहीं दे पाई थी। स्पेशल मतलब जैसे कहते हैं ना चांस देते हैं, तो मुझे एक चांस मिला था 96 में। ठीक है। 10 साल के बाद में, तो उन्होंने कहा था कि आप दे सकते हो, लेकिन वो मैं नहीं दे पाई। 11 पेपर मेरे क्लियर हैं, एक पेपर मेरा बाकी रह गया था, तो उसके लिए अगर मैं स्पेशल चांस के लिए अप्लाई करूं तो मेरे को मिल सकता है क्या सर?
आप ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? दिल्ली विश्वविद्यालय से। कल भी आपका प्रश्न था, तो कल भी चर्चा में बात साफ हो गई थी कि आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन पर निर्भर करता है कि आपके केस को कंसीडर करे या नहीं। जी ठीक है। राजस्थान से एक और प्रश्न है। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मैंने 12th में साइंस के साथ स्टैटिस्टिक्स करी है सर, सब्जेक्ट साइंस में। सर मेरे पास आगे क्या होता सर, मैं क्या क्या कर सकता हूँ सर? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, फिर से सवाल पूछिए। सर मैंने साइंस ली है सर, साइंस और मैथ 12th में सर, आगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ? साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आगे क्या कर सकते हैं? साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, रोजगार के अवसर, या कौन कौन कहाँ कहाँ है जा सकते हैं? ये निर्भर करता है साइंस में आपका कौन सा विषय है, इसके ऊपर बहुत हद तक निर्भर करेगा। आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं, जेआरएफ नेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है यदि केमिस्ट्री में हैं तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि आप जूलॉजी या बॉटनी में हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं। तो निर्भर करता है कि आपका विषय क्या है बीएससी के स्तर पे, तो उससे आप अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं। आप के विषय पे ये बहुत हद तक निर्भर करेगा। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आजकल तो काफ़ी उसमें स्कोप है। हाँ बिल्कुल स्कोप है। और हम ये भी कह सकते हैं आजकल तो हर विषय में नए हर विषय में नए स्कोप हैं। आप केमिस्ट्री के साथ ड्रग इंडस्ट्री के फील्ड में बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। आप दवा के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है। आज ज़रूरत है केवल कोई किसी भी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाई करने की। बिल्कुल। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे और एक मस्तिष्क का विकास में। तो आप बता रहे थे कि मस्तिष्क विकास के लिए प्रोजेक्ट, क्लासरूम के अलावा प्रोजेक्ट भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, और एक साथ कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए कई विषयों के छात्र होते हैं, तो इससे एक टेम्परामेंट डेवलप होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और आपको इस पर चर्चा करेंगे। पहले मध्य प्रदेश के दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी भांजी है। जी मेरी भांजी है जी, उसका 85% है 12th में, बायो से है वो। ठीक है, ठीक है, सवाल तो वो क्या करना चाहे आगे, उसका मार्गदर्शन करना है, क्या करवाएं उसके लिए? ओके, 85% नामांकन के लिए पूछना चाहते हैं। वो मेडिकल की तैयारी कर सकती है, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकती है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकती है, और नहीं तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 85% में उसको अच्छे कॉलेज में नामांकन भी हो सकता है। क्योंकि 85% अच्छा मार्क्स है, आपका नामांकन भी अच्छे कॉलेज में हो सकता है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जी, हम लोग टेम्परामेंट विकास की बात कर रहे थे। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, और उन 20 विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों के ऊपर हमने सेमिनार पेपर दिया है या डिसर्टेशन पेपर दिया है, तो 20 विद्यार्थी वो अलग अलग विषयों पे अपने तरीके से बिब्लियोग्राफी बनाएंगे, अपने तरीके से कितने शोध कार्य प्रकाशित हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे, और फिर उनको समायोजित करके, संकलित करके अपने विचारों के साथ उसकी प्रस्तुति करेंगे क्लास में। तो इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण से पूरे विद्यार्थियों के समूह को फ़ायदा होता है कि वो दूसरे छात्र ने किस प्रकार किया, किस प्रकार प्रेजेंटेशन हो, किस प्रकार राइटिंग हो, और ये सब सारे बच्चे इस क्रम में अब एक शोध की नई प्रवृत्ति को डेवलप करते हैं, और एक दूसरे को सुनने के कारण, और फिर जो शिक्षक का इंटरवेंशन होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इससे व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास काफ़ी होगा, और लोग नए नए शोध के विषयों से परिचित भी होंगे। बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल पूछिए। जी संपर्क टूट गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान से हैं, उनका सवाल लेते हैं।
जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे 12th में 75% आए हैं, तो सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं क्या? 75% उनके किस विषय में नामांकन चाहते हैं? 75% में अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। वो आर्ट्स में अच्छे कॉलेज में मिल जाएंगे। आर्ट्स में तो अच्छे कॉलेज में, साइंस में। हेलो जी, किस विषय में आप नामांकन लेना चाहते हैं? सर साइंस है मेरे पास, साइंस में लेना चाहते हैं। आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कट ऑफ के लिस्ट आते हैं, तो आपको स्थान मिल सकता है। आप कोशिश ज़रूर करें। महाराष्ट्र से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर हेलो जी सवाल पूछिए। मुझे मेरी अभी 12वीं हो गई है जी, मुझे बायोलॉजी में एज अ रिसर्च करियर करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 12वीं हो गई है, बायोलॉजी में रिसर्च। बायोलॉजी में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि पहले तो कि बायोलॉजी में आप बॉटनी में करना चाहते हैं, जूलॉजी में करना चाहते हैं। आप बीएससी में अच्छे कॉलेज में नामांकन लीजिए, या आप जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के किसी कॉलेज में नामांकन कराइए, और फिर आप को बीएससी के बाद एमएससी भी करना होगा, और फिर आप उसमें अपने मनपसंद विषय पे फिर आप शोध कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। एमए कर रहा हूँ सर, तो आगे क्या करना चाहिए सर? हिंदी में कर रहा हूँ सर। दिल्ली में? हिंदी से सर एमए कर रहा हूँ। ओके, हिंदी में आपने एमए किया है। एक तो सभी विश्वविद्यालयों में आप हिंदी के व्याख्याता नियुक्त हो सकते हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेटर के पद भारत सरकार के बहुत सारे विभागों से आते हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के पद आते हैं, तो आप उसके लिए भी आप वो कर सकते हैं। बहुत अच्छे हिंदी के प्रकाशक के यहाँ भी आप तात्कालिक कोई सेवा इस प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक में भी या बहुत सारे विभागों में भी हिंदी अधिकारी की नियुक्ति होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे कि किसी विभाग से हिंदी अधिकारी का पद निकला है, तो आप ऐसे पद के लिए आप जरूर आवेदन दें। दिल्ली से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर जी, मैं आज कुछ कर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। आर्ट्स आगे कर आर्ट्स में क्या होता है, कुछ 12th के बाद क्या कर सकते हैं? आर्ट्स में बहुत सा करियर है। आर्ट्स में करियर की अब कोई कमी नहीं है, और आप अपना विषय बताएंगे तो मैं ज़्यादा स्पष्ट कर पाऊँगा। लेकिन आप आर्ट्स पेपर के साथ सिविल सेवा की तैयारी बहुत अच्छी मानी जाती है। आप जो है वो एमए डिग्री के साथ शोध में जा सकते हैं, शिक्षक की अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ यदि आप बीएड कर लें तो आर्ट्स वाले। ओके, छत्तीसगढ़ से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर ये बताइए जी, कॉमर्स आवाज़ साफ नहीं आ रही है। कॉमर्स में कितने स्कोप है? क्या कॉमर्स में? कॉमर्स का ये युग है, और कॉमर्स से अच्छा कई बार विद्यार्थी तो ये सोचते हैं कि विज्ञान से भी ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो कॉमर्स के क्षेत्र में है। पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है कॉमर्स के अच्छे विद्यार्थियों का स्वागत करता है। आप मैनेजमेंट की दिशा में जाएं तो आपके लिए सोने पे सुहागा के समान है। ओके, कई विषय, हाँ कई विषयों का सवाल है, और हर विषय में आजकल रोजगार के कई अवसर हैं। तो आपको केवल देखना है कि कहाँ और किस तरह से आप जॉब कर सकते हैं। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज क्या, और क्या, एक तो एम्प्लॉयमेंट सीधा साधा तरीका है, उसमें लोग देखते हैं, और क्या आप नेट के माध्यमों से रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके संदर्भ में जानकारी निकलती है। अन्य अखबारों में भी करियर किस क्षेत्र में आपका बन सकता है, या पत्रिकाओं में उसमें आते रहता है, बहुत सारा आते रहता है। ज़रूरत क्या है कि जिस सेवा क्षेत्र में आप जाना
चाहते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं विशिष्टता प्राप्त करनी होगी। आप सामान्य विद्यार्थी मात्र हैं तो इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको देखना होगा कि उस विषय का आपको थोड़ा विशिष्ट नॉलेज हो, आप सामान्य लोगों से बेहतर नॉलेज रखते हो, तो चाहे वो हिंदी विषय हो या संस्कृत विषय हो, सभी विषयों की अपनी उपयोगिता है और उसके लिए बड़े सेवा क्षेत्र खुले हुए हैं। तो मित्रों, जैसा कि आज की चर्चा से निकल कर आया कि अब न सिर्फ आप ही रोज़गार के लिए चिंतित नहीं हैं, बल्कि विश्वविद्यालय भी आपको रोज़गार दिलाने में और कैसे रोज़गार सृजन कर सकते हैं, किस तरह से इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से आपका व्यक्तित्व बन सकता है, सभी चीज़ों को लेकर चिंतित है। तो निश्चित तौर पे आगे आने वाला भविष्य सुनहरा है। तो इन शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को विराम देते हैं और कल हम लोग चर्चा करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप किस तरह से दाखिला ले सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो आप देखते रहिए व्यास चैनल। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर आनंद वर्धन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।